चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो लास्ट क्लास में हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था और इसमें देखिए आप पेज नंबर 61 में है, टॉपिक का नाम है रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट। देखिएगा, व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कब हम इन्फोर्स कर सकते हैं। द रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर लेड डाउन इन सेक्शन 32 से लेकर के 36। तो जो हम रूल्स पढ़ेंगे अभी सेक्शन 32 से 36 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। इसमें अलग अलग केसेस हैं। तो पहला केस है सेक्शन 32, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट contingent on an event happening. When a contract identifies happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless the event happens. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशंस में लिखा है कि कोई इवेंट होने पर उसे इन्फोर्स किया जा सकता है, तो उसे तब तक इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जब तक इवेंट ना हो। यानी जब इवेंट हो जाएगा तब हम उसे इन्फोर्स कर सकते हैं। If the happening of the event become impossible, लेकिन अगर ये पता ही चल गया कि अब इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो चुका है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स हो सकता था जब वो इवेंट हो जाता, पर अब तो इवेंट ना तो हुआ और ना ही अब हो पाएगा, ऐसा लग रहा है, इम्पॉसिबल हो गया। तो वैसे सिचुएशन में हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखो सेक्शन 32 says that where a contingent contract is meant to do or not to do anything if an uncertain future event happens। तो अगर एक uncertain future event होगा तो हम कोई काम करेंगे या कोई काम नहीं करेंगे, इसका प्रॉमिस हमने किया। It cannot be enforced by law unless and until that event has happened। तो जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। If the event becomes impossible, such contract becomes void। Example, A contract to pay a sum of money when B married C। जब B C से शादी कर लेगा तो A पैसे देगा B को। C died without being married to B। C की डेथ हो गई, तो बताओ क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पूरा हो पाएगा? आंसर इज नो। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो मामला बहुत सिंपल है पहला केस कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो किसी इवेंट के होने पर इन्फोर्स हो सकता था, तो उस इवेंट का अगर होना इम्पॉसिबल हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट क्या? नॉट हैपनिंग। अब बोल रहे हैं कि कोई इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है। जस्ट उल्टा, पहले वाले पॉइंट का क्या है? कोई बोल रहे हैं कि कोई इवेंट नहीं होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है। अगर इवेंट के होने के चांसेस हैं तो फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। When a contingent contract is made contingent on the non-happening of an event, it can be enforced only when its happening becomes impossible। तो इसे तभी इन्फोर्स किया जा सकता है जब वो इवेंट नहीं होगा, ऐसा पता चल जाए कि अब वो नहीं होगा, तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स कर सकते हैं। सेक्शन 33 says that where a contingent contract is meant to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen। just एक वर्ड ऐड किया इसमें, does not। पहले क्या था? happen वर्ड था, अब क्या है? does not happen। it can be enforced only when the happening of that event becomes impossible and not before। उसके पहले नहीं। example, where P agrees to pay Q a sum of money if a particular ship does not return। P agree किया Q को कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर वो शिप वापस नहीं आया तो the contract become enforceable only if the ship sinks so that it cannot return। तो अगर वो डूब गया है रास्ते में ही तो इसका मतलब अब वो वापस नहीं आ सकता, तब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके वापस आने के चांसेस हैं तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो where A agrees to pay sum of money to B if certain ship does not return, however the ship returns back, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अगर शिप वापस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल है इंश्योरेंस का। ए ने इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर ये शिप वापस नहीं आया तो आप पैसे दोगे।
यानी डूब गया तो आप पैसे दोगे, वापस नहीं आया मतलब क्या, डूब गया। या कोई भी हादसा हो गया, ठीक है, लूट लिया गया इंटरनेशनल रूट पर, जैसे मंगोलिया के आसपास आप जाएंगे शिप लेकर के, तो लूटे जाने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो वो लूटपाट करते हैं, मार भी देते हैं। तो वैसे सिचुएशन में इंश्योरेंस करवाया हमने, तो अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो फिर इंश्योरेंस एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता ना, मतलब वो सिर्फ ठीक सही सलामत वापस आ गया तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी? आंसर इज नो। ये सेकंड वाला मामला है, क्लियर हुआ। थर्ड केस, a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible or happening. बोल रहे हैं contract would cease to be enforceable, मतलब enforceable नहीं होगा if it is contingent upon the conduct of a living person, अगर वो किसी living person के conduct पर dependent है, and while when the living person does something to make the event or conduct as impossible, और वो living person क्या बनाएगा उसको? Impossible. तो देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल देखो सीधा, where A agrees to pay a sum of money if B marries C, लेकिन C क्या करता है, B से शादी कर लेती है, तो क्या B C से शादी कर पाएगी? कर पाएगा? नहीं। A ने कहा था B से कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम C से शादी करोगे, और C ने क्या कर दिया? D से शादी। The act of C has rendered the event of B marrying C as impossible. It is though possible if there is divorce between C and D. वो तो फ्यूचर का मामला है, तो अभी तो उसने शादी कर ली है ना ऑलरेडी डी से, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी इन्फोर्स नहीं हो सकता और ए बी को पैसे देने के लिए लायबल नहीं होगा। बी ये कहेगा कि उसने सी ने डी से शादी कर ली है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वापस वो उससे शादी कर ले, तो वो सब फ्यूचर में हो सकता है ऐसे मतलब नहीं है। अभी बी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी वॉइड नहीं है, मतलब अभी ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 34 says that if a contract is contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, act and an unspecified time, कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है। ए ने बी को बोला था तुम सी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दूंगा, तो सी ने तो डी से शादी कर ली, तो अब टाइम लिमिट यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने समय के अंदर, 1 साल 6 महीने ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब तक ये बी जो है सी से शादी नहीं कर लेगा तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो देखो क्या लिख रहा है, द इवेंट shall be considered to have become impossible when such person does anything which rendered it impossible. अगर उस पर्सन ने ऐसा कोई काम किया है जो इसे क्या बना देगा, impossible बना देगा, that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingency. तो समस्या क्या है कि दूसरे पर्सन ने ऐसा कुछ कंडक्ट किया है जिसकी वजह से अब उसे परफॉर्म करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया है, तो वैसे सिचुएशन में इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सेक्शन 34 इन्फोर्स फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, एफ वर्सेस के, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, द डिपेंडेंट मैन था वो प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ, और जो कंप्लेनेंट थी वो वुमेन थी, ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब डिपेंडेंट ने प्रॉमिस किया था कि उस वुमेन से कि तुम्हारे फादर की डेथ होगी तो मैं शादी कर लूंगा। While the father was still alive, मतलब सॉरी फ्रॉस्ट के फादर की डेथ हो जाएगी तब वो कंप्लेनेंट यानी वुमेन से शादी कर लेगा, लेकिन फादर के जिंदा रहते ही उसने किसी और से शादी कर ली, जो प्रॉमिस किया था उसी ने क्या किया, किसी और से शादी कर ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो it has become impossible that he could marry the plaintiff and she was entitled to sue him for the breach of the contract. यहाँ पर वो केस कर सकती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि फादर की डेथ होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फादर के जिंदा रहते ही उसने किसी और से शादी कर ली। इसका मतलब है कि उसने उस एक्ट को इम्पॉसिबल बना दिया जिसकी प्रॉमिस उसने किया था, तो सामने वाला कंप्लेनेंट उस पर केस कर सकता है और कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। पॉइंट नंबर डी, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विदिन द फिक्स्ड टाइम। अब टाइम यहाँ पर क्या है, फिक्स है। Section 35 says that the contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void at the expiration of the time fixed. तो अगर वो उस पीरियड में वो
इवेंट नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे 1 साल का समय लिया था, तो 1 साल का समय अगर हो गया, वो इवेंट नहीं हुआ, तो वैसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या होगा, मतलब वो इवेंट हो जाता तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते, राइट। आगे देखो, if at the expiration of time fixed if such event has not happened or if before the time fixed such event become impossible, 1 साल पूरा होने से पहले वो इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तब तो पूरा होगा भी नहीं, तो वो पहले ही वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, उसके लिए फिर 1 साल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, A promises to pay B a sum of money if certain if written within a year। अगर 1 साल में वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, A ने B से कहा। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्फोर्स इफ द सिर्फ रिटर्न विदिन द ईयर, अगर आ गया सिर्फ उसके पहले ही तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है। और अगर सिर्फ उसके पहले ही बर्न हो गया, जल गया, टूट गया, बोलो, तो वैसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, क्योंकि पता चल गया कि अब वापस नहीं आ सकता। ये सुनो, सिर्फ की कोई खबर नहीं है, तब 1 साल बीतने के बाद कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर 1 साल के पहले सिर्फ आ गया तो पैसे देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है? 5वां पॉइंट, कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, ये हो गया। 6वां पॉइंट, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कंटिंजेंसी था लेकिन इवेंट क्या था, इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या वो कभी भी पूरा होगा नहीं, तो वो शुरू से क्या हो जाएगा, वॉइड। कंटिंजेंट तो है लेकिन शुरू से क्या है, वॉइड माना जाएगा, क्योंकि वो किसी ऐसे इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड होने वाला है जो तो होगा ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं। सेक्शन 36, contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happen are void। वो क्या होगा, void, whether the impossibility of the event is known or not known to the parties to the agreement at the time when it is made। चाहे उन दोनों को ये बात पता थी या नहीं पता थी, जैसे एग्रीमेंट करते समय दोनों को नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबल है, तो भी वो वॉइड है। पता था इम्पॉसिबल है फिर भी एग्रीमेंट किया तो भी वॉइड है। यानी वो इवेंट हर हाल में, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, अगर वो किस चीज पर डिपेंड करता है, किसी ऐसे इवेंट के होने पर या ना होने पर जो ऑलरेडी क्या है, इम्पॉसिबल है। देखो, एग्जाम्पल 1 अगले पेज में, A agrees to pay B rupees 1 lakh if sun shine in the west next morning। अगर सूरज कहां से निकलेगा, पश्चिम से, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड हेंस क्या, वॉइड। सेकंड एग्जांपल, X agrees to pay 1 lakh if two straight lines to enclose a space। तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को टच करेगा, तो वो तो होगा नहीं, बोलो, द एग्रीमेंट इज क्या, वॉइड। यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट करना जो पता है कि क्या है, वॉइड है। जैसे ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि अगर 1 साल तक सी को कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अगर 1 साल तक सी जिंदा रहा, एग्रीमेंट के टाइम पर सी मर चुका है, एग्रीमेंट के टाइम पर ही क्या हो चुका है, सी मर चुका है, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड है, क्योंकि इम्पॉसिबल एक्ट के बेसिस पर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। बोलो, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और देखो, as sell goods to B and B promises to pay the price after C has fixed it। S ने B को माल बेचने का प्रॉमिस किया और B ने कहा कि C के प्राइस तय करने के बाद मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। S ने किसको माल बेचने का प्रॉमिस किया, B को, और B ने कहा मैं तुमको पैसे दे दूंगा। कौन फिक्स करेगा, C फिक्स करेगा, उसके बाद ये S को पैसे दे देगा, ऐसा बोला। अब देखो आगे क्या हुआ, if C refuses to fix the price, C बोलता है नहीं मैं तो प्राइस तय, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ूंगा, मैं प्राइस तय नहीं करूंगा, या तो वो ऐसा बोल देता है, या C की डेथ हो जाती है प्राइस पे करने के पहले, प्राइस फिक्स करने के पहले। C प्राइस फिक्स नहीं कर पाया था और ऊपर चला गया, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में क्या वैलिड होगा कि वॉइड,
वॉइड होगा, क्योंकि ये किसी ऐसे कंटिजेंसी पर डिपेंड कर रहा था जो कि अब होगा ही नहीं, मतलब जो इवेंट अब होगा नहीं। ये वाला एग्जांपल आप बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 3 का है। एक बार फिर से देखो पॉइंट नंबर 3, a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon conduct of a living person. conduct कौन है conduct of living person? C का conduct क्या होना था? प्राइस फिक्स करना। when the living person does something to make the event or conduct impossible, और वो living person उस इवेंट को क्या बना रहा है? इम्पॉसिबल। क्यों मना कर रहा है? बोला मैं फिक्स नहीं करूंगा, पहला। या दूसरा, वो खुद ऊपर चला गया तो एक्ट तो इम्पॉसिबल हो गया वो, तो वैसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? cease to be enforceable, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा। तो पॉइंट नंबर 3 का ये वाला एग्जांपल भी लिख लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पॉइंट नंबर 3 के लिए लिखना है, लेकिन 2-3 लाइन है, तो जहां जगह मिले, नीचे जगह है नीचे लिख लो, लेकिन पॉइंट नंबर 3 के लिए लिख रहे हैं, ये मेंशन करो। लिखो एग्जांपल, as there goods to be, as there goods to be and B promises to pay the price, and B promises to pay the price after C has fixed it. X sells goods to B and B promises to pay the price after C has fixed it. After C has fixed it. Full stop. If C refuses to fix the price, if C refuses to fix the price, or if he dies before fixing it, if C refuses to fix the price, or if he dies before fixing it, comma, the agreement becomes void, comma, the agreement becomes void. कोई दिक्कत है? अगले पेज में आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये तो काफी कुछ इसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं। देखो पहला पॉइंट, मीनिंग। A contingent contract is a contract to do or not to do something with reference to a collateral event happening or non happening. तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। कौन सा इवेंट? कोलैटरल इवेंट, यानी जो मेन इवेंट के साथ इंसिडेंटल हो, मेन इवेंट का हिस्सा नहीं है, उसके साथ इंसिडेंटल है, यानी उससे जुड़ा हुआ है बट उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये कोलैटरल का मतलब होता है। जबकि देखो वेरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग ऑन, लेकिन इसमें अनसर्टेन इवेंट को कोलैटरल इवेंट नहीं बोला गया, समझ गए? यानी अनसर्टेन इवेंट कोलैटरल होगा जरूरी नहीं है, वो मेन इवेंट हो सकता है। आगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या ऐसा होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो क्या कि अगर 1 साल के अंदर मेरा घर जल गया तो वैसे केस में आप मुझे पैसे दोगे, और नहीं जला तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा? ऐसा नहीं होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता। मतलब जैसे अगर घर जल गया तो आप मुझे 2 लाख देना, नहीं जला तो मैं आपको 2 लाख दूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो वो फिर वैरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता। क्लियर है? तो बताओ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन क्या? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, जबकि वैरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ब्रैकेट में लिखो वहां पर, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब होता है जीरो सम गेम, जेडीआरओ, जीरो सम गेम, एसईओ सम गेम। नहीं लिखो यहां पे लिखा है ब्रैकेट में जीरो सम गेम, मतलब वैरिंग कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या होता है? यानी किसी का फायदा और दूसरे का नुकसान और इक्वल टू जीरो।
1 लाख का एक को फायदा होगा, दूसरे को 1 लाख का नुकसान होगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। ये वैलिंग में होता है, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। नेक्स्ट, अनसर्टेन इवेंट। इन ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज क्या? कोलैटरल। ब्रैकेट में लिख लो अनरिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। इन ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज कोलैटरल। मिला? ब्रैकेट में लिखो अनरिलेटेड टू इवेंट, अनरिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट क्लोज। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट से सीधा सीधा रिलेशनशिप ना हो, जबकि वैलिंग कॉन्ट्रैक्ट में द अनसर्टेन इवेंट इज द कोर फैक्टर। वही तो सब प्रॉब्लम की जड़ है। मतलब वैलिंग कॉन्ट्रैक्ट में वही तो पूरे उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, मतलब आधार है, बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हारेगी या जीतेगी, तो वो जो इवेंट है उसी पे तो सब कुछ टिका हुआ है वैलिंग एग्रीमेंट में। बोलो। तीसरा, अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मामला कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का है तो उसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है दोनों पार्टीज का। दोनों पार्टी उस सब्जेक्ट मैटर में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। जबकि वैलिंग कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी वो दोनों पार्टी सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो क्या चीज में इंटरेस्ट लेते हैं? ओनली रिजल्ट में। हार या जीत से मतलब है। जैसे हम बोलेंगे ना, क्रिकेट पर सट्टा बैन कर देना चाहिए। क्रिकेट पर सट्टा, तो जिनको सट्टा करना है उनको क्रिकेट से क्या लेना देना? बैन कर दो, तो वो दूसरा गेम ढूंढ लेंगे, फुटबॉल, हॉकी, और कुछ नहीं होगा तो कबड्डी में लगा देंगे। कुछ नहीं होगा तो वैसे केस में वो घर के बाहर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि अगर 1 घंटे के अंदर एक भी गाय या भैंस यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, और नहीं तो तुम मुझे 1 लाख देना ही नहीं। उनको कोई मतलब है किसी सब्जेक्ट मैटर से? नहीं, उनको केवल अपनी हार और जीत से मतलब है। अंडरस्टूड? अगला पॉइंट, डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन। इसमें एक का गेन दूसरे का लॉस नहीं हो सकता। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाते हैं, जिनको मॉनेटरी टर्म में मेजर जरूरी नहीं है कि हर बार कर सके। क्लियर है? तो यानी ऐसा नहीं कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, जबकि वैलिंग कॉन्ट्रैक्ट में तो हमेशा यही होता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड, और जबकि वैलिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। ये दोनों में क्या है? फर्क है। एग्जाम में कभी-कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, तो चलिए कंप्लीट हो गया ये कौन सा हिस्सा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। और अब हम स्टार्ट करेंगे अगला हिस्सा, क्या नाम है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखना। Describe quasi contract. Question number 5. A valid contract must contain certain essential element. अच्छा, एक और मजे की बात, इस कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे हिस्से हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये नया नहीं है आपके लिए। A valid contract must contain certain essential element, यानी जब भी कोई, अब जैसे मैं कह रहा हूँ essential element क्या होता है? चाय बनाना है, essential element क्या है? पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, साथ में मसाला डाल सकते हो या अदरक या इलायची, कुछ तो चाहिए फ्लेवर के लिए। बोलो, मिल्क चाहिए कि नहीं? यस, इंडियन बिना मिल्क के चाय पीते हैं? नहीं। शुगर चाहिए? ये सब क्या है? उसके एसेंशियल एलिमेंट। तभी जाकर के क्या बनेगा? चाय। और उसके बाद गैस चाहिए जिसमें गर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? एसेंशियल एलिमेंट। सच एज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन एंड प्री कंसेंट। इसी तरह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, कंसीडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, और प्री कंसेंट होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर किसी को जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। राइट, ये सारी चीजें मौजूद होंगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तब जाकर हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। बोलो, अब आगे बढ़ते हैं। बट समटाइम्स the law implies, underline करो, law implies a promise imposing obligations on one party and conferring right in the favor of, एक ही वर्ड underline करो, law implies। पर सुनो, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, is
enforceable by law and not by contract। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं होंगे, मिसिंग होंगे, क्योंकि वो आपस में हम तय करते ही नहीं है। लॉ की वजह से वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है। किसकी वजह से? लॉ की वजह से। देखना अभी तो लिख रहा, बट समटाइम्स द लॉ इंप्लाइज अ प्रॉमिस इंपोजिंग ऑब्लिगेशंस ऑन वन पार्टी। मतलब लॉ कहता है कि एक पार्टी पर हम ऑब्लिगेशन डालेंगे एंड कंफरिंग राइट इन फेवर ऑफ अदर even when there is no offer, no acceptance, no genuine consent, lawful consideration, etc. मतलब ना तो उसमें कोई ऑफर होगा, ना एक्सेप्टेंस होगा, ना कोई कंसिडरेशन होगा, फिर भी एक पार्टी पर हम ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे और दूसरे पार्टी को हम राइट देंगे। एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, such cases are not contract in the strict sense। अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, बट कोर्ट रिकॉग्नाइजेस देम एज रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर कोर्ट उन्हें मानता है कि कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का है और उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, यानी ये वैलिड होते हैं। एंड इन्फोर्सेस देम एज इट दे वेयर कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें उसी तरह से इन्फोर्स किया जा सकता है जैसे कि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो। हेंस द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ब्रैकेट में रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट it is not an actual contract but resemble a contract। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट, even in the absence of a contract, certain social relationships give rise to certain specific obligations to be performed by certain persons। बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में कुछ ऐसे सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट करते हैं बाय टू बी परफॉर्म बाय सर्टेन पर्सन, जिन्हें कुछ पर्सन को परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, फॉर एग्जांपल सपोज एक डिलीवरी वाला बंदा आया, उसके पास फूड था और वो क्या हुआ, आपके घर में वो फूड डिलीवर करके चला गया। वो फूड आपने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन आपको लगा, गलतफहमी में आपने ले लिया कि क्योंकि आपको लगा कि आपके घर के किसी फैमिली मेंबर ने ऑर्डर किया होगा और वो प्रीपेड था, तो आपने ले लिया, बोलो, और उसको कंज्यूम भी कर लिया और बाद में पता चला कि वो आपका नहीं था। क्लियर है? अब बाद में जब पता चला तो वैसे सिचुएशन में वो वापस आया क्योंकि उसके पास कंप्लेन किया कि फूड तो सही जगह डिलीवर हुआ नहीं, तो उसने बोला मेरा पैकेट वापस करिए, ये आपके घर का नहीं है, गलती से आपके यहाँ डिलीवर हो गया। तो आप कहेंगे अब तो तुम दे चुके ना, तो अब हम वापस कहाँ से करें, अब भूल जाओ, तुम जाओ। तो वैसे केस में आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो आपका नहीं था तो वैसे केस में आप जस्ट उस फूड के लिए एक बेली का काम कर रहे थे। इसका नाम एज अ बेली, और इसका मतलब था आप उसको लिए थे ना, तो लेने के बाद आप उसको संभाल कर रख सकते थे, उसको कंज्यूम करने के लिए एंटाइटल्ड आप नहीं थे। अब आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सुनो, ये तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि फूड ही वापस करना पड़ेगा। अगर फूड वापस करना होगा तो मैं कहूँगा फिर अगले दिन आना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि वो तो खा चुके हैं। लेकिन उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, मनी रिफंड करना होगा, आपको फूड के इक्विवेलेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट, समझ लो अभी। तो कभी भी हम यहाँ पर उस सामान के लिए, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ओरिजिनल लेवल पर लाने के लिए रीइंफोर्स नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कंपनसेट करने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कुछ लोगों को।